यार वंदना, तेरे घर में जब भी किटी पार्टी होती है, एक कोना बहू के बिना सूना सा लगता है। वंदना की एक खास सहेली रश्मि ने कहा, तो उसके साथ आई बाकी सहेलियों ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई और कहा, हाँ यार, रश्मि सही कह रही है। हम सबकी बहुएं आ चुकी हैं, अब तुम ही रह गई हो बिना बहू के। तुम ही सोचो, अभी अगर तुम्हारी बहू होती तो क्या तुम्हें यहाँ से उठना पड़ता? एक छोटा सा भी काम पड़ा नहीं कि तुम्हें ही अपनी कुर्सी से उठना पड़ता है। यार, कब तक और इंतजार करोगी अपनी बहू का? वंदना मुस्कुराकर बोली, अरे यार, तुम्हारे बच्चे बड़े थे तो तुम लोगों ने बहू ला लिए। अभी तो मेरा बेटा राज 28 वर्ष का ही हुआ है और मेरा बेटा MBBS डॉक्टर बन रहा है। वह चाहता है कि उसकी पढ़ाई अच्छी तरह से पूरी हो जाए। फिर देखना, मेरे बेटे की शादी ऐसे धूमधाम से करूंगी कि लोग देखते ही रह जाएंगे। वंदना जी की बातें सुनकर उनकी सभी सहेलियां तो चुप हो गई। उस दिन की किटी पार्टी का पूरा एंजॉय भी किया और अपने अपने घर चली गई। लेकिन वंदना जी के दिमाग में अपने बेटे राजेश्वर की शादी का जुनून सवार हो गया। वह उस दिन शाम होने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जैसे ही शाम हुई, उनके पति संतोष जी अपने ऑफिस से घर में पहुंचे ही थे कि उन्होंने अपना रोना धोना शुरू कर दिया। वह बोली, अजी सुनिए ना, राज की शादी कब होगी? आप उसके लिए लड़की देखना शुरू कीजिए ना। मेरी सहेली है ना माया, उसने एक लड़की के बारे में मुझे बताया है। लड़की पढ़ी लिखी, सुंदर, सुशील है। अगर आप कहें तो हम उसे देखने चलें। तभी संतोष जी बोले, अरे भाग्यवान, तुम्हें इतनी समझदारी तो होनी ही चाहिए ना कि पति दिन भर से थका मारा आया है, एक कप चाय पहले बनाकर दे दे। वो नहीं होता तुमसे, और लग गई बेटे की शादी कराने। वंदना जी रसोई में गई और एक कप चाय बनाकर संतोष जी को देते हुए बोली, आप जरा ठंडे दिमाग से सोचिए ना, अगर हमारे घर में बहू आ जाएगी तो घर में चारों तरफ चहल पहल होगी। अपना बेटा राज भी जल्दी जल्दी घर आने लगेगा और हमें उसका कई दिनों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वह इंतजार करेगा कि कब उसे फुर्सत मिले और वह दौड़ा भागा घर में आए। फिर आप भी खुश और हम भी खुश। संतोष जी ने एक गहरी सांस ली और बोले, क्यों वंदना, तुमको किसी भी बात को एक बार समझाने से समझ नहीं आती क्या? जब राज ने कहा है कि अभी उसकी इंटर्नशिप चल रही है, वह पूरी हो जाने दो। जब वह पूरी तरह से डॉक्टर बन जाएगा ना, तब देखना लड़कियों की लाइन लग जाएगी, लाइन। अपने पति की बात सुनकर वंदना जी बोली, अरे उसे एक शादी ही तो करने के लिए कह रहे हैं हम, फिर करता रहेगा अपना करियर सेट। हमने उसे कौन सा रोक रखा है? देखिए ना, मेरी सभी सहेलियों की बहुएं आ गई हैं, एक मेरी ही बहू नहीं आई है। तभी संतोष जी ठहाका लगाकर हंसते हुए बोले, ओह, तो ये देखा देखी की आग है। एक साल रुक जाओ, फिर तुम भी अपनी बहू लाकर अपने सारे अरमान पूरे कर लेना। अब खुश? हाँ, लेकिन आपके लाडले को तो पूछ लो, वह तैयार है भी या नहीं। मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। अगर मैं उसे शादी करने के लिए कहूँगा तो वह जरूर मान जाएगा। अभी 2 महीने बाद दीपावली की छुट्टी में घर आ रहा है। फिर उससे अपने मन की सारी बातें करके उसे शादी के लिए तैयार कर लेना और अपने सारे अरमान पूरे कर लेना। 2 महीने बाद राजेश्वर घर आया। उसे देखकर वंदना जी बोली, अरे रे, देखो तो मेरा बेटा कितना दुबला पतला कमज़ोर हो गया है। अरे वो हॉस्पिटल वाले कुछ खाने के लिए देते भी हैं या नहीं? और गले से लगाकर खूब लाड़ प्यार किया। अरे मॉम, कमज़ोर नहीं, फिट हूँ। रोज़ जिम जाता हूँ और डाइट प्लान भी फॉलो करता हूँ। एक डॉक्टर को हमेशा फिट ही रहना चाहिए, क्यों डैड? राज ने कहा। हाँ बेटा, ये तो माँ की नज़र है। बच्चा कितना भी मोटा क्यों ना हो, माँ को कमज़ोर ही लगेगा। संतोष जी बोले, अब तू घर आ गया है
अब कोई डाइट नहीं, मैं तुझे भर भर के खिलाऊंगी, समझा? अच्छा ठीक है मॉम। शाम को जब तीनों डिनर करने बैठे तब राज ने कहा, मॉम डैड लिसन मी टू, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ, वरना मैं इस बार नहीं आने वाला था। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? दोनों ने कहा। मॉम डैड, आप पूरी बात सुने बिना रिएक्ट मत करना। बात यह है, आई एम इन लव विथ माई क्लासमेट पलक और हम शादी करना चाहते हैं। अगले साल जनवरी में इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम दोनों शादी करेंगे। पलक के मम्मी पापा रेडी हैं, बस आप दोनों की परमिशन चाहिए। दोनों अवाक से राज को देखते रहे। बस कहा था ना मैंने, ये लड़का कुछ ऐसा ही करेगा। क्या क्या नहीं सोचा था इसकी शादी के लिए। सब अरमानों पर पानी फेर देगा ये लड़का। वंदना जी रोते हुए संतोष जी पर चिल्ला रही थी। वंदना, मुझे उससे बात तो करने दो। चुप रहो, क्यों बात का तमाशा बना रही हो? राज उस लड़की को बिना देखे, उसकी जात बिरादरी बिना जाने, घर वालों से बिना मिले हम शादी के लिए हाँ कैसे कहें? डैड आप हाँ तो कहिए, मैं सबसे मिलवा दूंगा। आपको पलक और उसके घर वाले बहुत पसंद आएंगे और वो हमारे बिरादरी से ही बिलोंग करती है। डोंट वरी। ठीक है, अगले रविवार उन लोगों को घर बुला लो, यही बात करेंगे। ओके डैड, जैसा आप कहें। रात को सोते समय वंदना जी ने संतोष जी से कहा, आपने ऐसे कैसे हाँ कह दिया इस रिश्ते के लिए? आप जानते हैं मेरे क्या क्या अरमान हैं राज की शादी को लेकर। जानता हूँ वंदना, अगले रविवार को वे लोग यहाँ आ रहे हैं ना, हम खुलकर बातें करेंगे। ठीक है, अब तुम सो जाओ और मुझे भी सोने दो। रविवार को पलक और उसके घर वाले राज के घर आ गए। उनके स्वागत के बाद वे लोग बातें करने बैठ गए। औपचारिक बातों के बाद संतोष जी ने कहा, भाई पलक बेटी तो हमें पसंद है और राज ने बताया आपको हमारा राज भी पसंद है, तो हम बिना समय बर्बाद किए आगे की बात करें। पलक के पापा धर्मराज जी बोले, हाँ जरूर, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं? वंदना जी ने संतोष जी को इशारा किया। संतोष जी ने कहा, देखिए हमारा तो एक ही बेटा है, इसे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बना दिया। इसकी शादी को लेकर हमारे भी थोड़े अरमान हैं। आप जो भी कहना चाहते हैं खुलकर बोलिए। धर्मराज जी ने कहा, राज तुम पलक को घर दिखा लाओ, तब तक हमारी बातें भी पूरी हो जाएंगी। संतोष जी ने राज से कहा, ओके डैड, आओ पलक। राज और पलक दोनों उठकर चले जाते हैं। देखो धर्मराज जी और बबीता बहन, हम चाहते हैं आप हमारे बारातियों का स्वागत हमारे कहे अनुसार करेंगे। दहेज में सारा सामान हमारी पसंद का होगा। हमारे परिवार की परंपरा के अनुसार हमारी बहू गहनों से लगदग होनी चाहिए और चूंकि हमारा राज डॉक्टर है तो उसकी शान के लिए महंगी गाड़ी और कम से कम 30 लाख तो नकदी आप देंगे ही। फिर ऊंचे खानदान में रिश्ता करने जा रहे हैं तो ये रकम तो बहुत कम है। संतोष जी वंदना जी की ओर देखते हुए कह रहे थे। धर्मराज जी और बबीता जी दोनों मौन थे। ये समझ नहीं पा रहे थे कि क्या बोलें। कुछ देर की चुप्पी के बाद धर्मराज जी ने कहा, संतोष जी जितना आपने बताया उतना सब करने की मेरी हैसियत नहीं है। शायद आपको राजेश्वर ने नहीं बताया तो फिर ये शादी भी मुमकिन नहीं है भाई साहब। हमें हमारी बिरादरी में नाक नहीं कटवानी। वंदना जी ने कहा, मैं आप लोगों के हाथ जोड़ता हूँ। ये बच्चों की खुशी का सवाल है। फिर मेरी 2 बेटियाँ और 1 बेटा है। उनकी पढ़ाई लिखाई और शादी कैसे करूँगा? मैं तो बर्बाद हो जाऊँगा। धर्मराज जी गिड़गिड़ाने लगे। आप हाथ मत जोड़िए, वो सब आपकी टेंशन है धर्मराज जी, हमारी नहीं। देख लीजिए आपको आपकी बेटी की खुशी प्यारी है या पैसा? संतोष जी ने कहा। इतने में पलक और राज भी आ गए। पापा चलें? पलक ने कहा, हाँ बेटा चलो। वे सब चले गए। जब पलक और राज को यह बात पता चली तो वे लोग बहुत दुखी हुए और सबसे ज़्यादा राज, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था
कि उसके मम्मी पापा इतने लालची हैं। दोनों ने मन मारकर शादी से इनकार कर दिया। राज ने अपने मम्मी पापा से कह दिया, जहाँ कहीं से भी आपको रुपयों गहनों से लदी हुई बहू मिल जाए मुझे बोल देना, मैं उससे शादी करने आ जाऊंगा। पर एक बात याद रखना, उसके साथ मैं कभी खुश नहीं रहूंगा, ना उसे खुश रख सकूंगा। पायल की वो हालत उसके मम्मी पापा नहीं देख सके और उन्होंने शादी के लिए हाँ कह दिया। पायल के खूब मना करने पर भी वे नहीं माने। उसके पापा जानते थे वह राज से अलग कभी खुश नहीं रह पाएगी। खैर, इंटर्नशिप कंप्लीट होते ही दोनों की शादी हो गई। बारातियों का स्वागत, खाना, गहने, कपड़े, नकदी तक जो बन पड़ा धर्मराज जी ने कर दिया, सिवाय गाड़ी के। उन्होंने गाड़ी के लिए थोड़ा वक्त मांगा। फिर राज के कहने पर संतोष जी और वंदना जी भी मान गए। पर वंदना जी और संतोष जी ऐन वक्त पर महंगी गाड़ी की डिमांड पूरी न होने से चिढ़ रहे थे। उन्होंने राज के कहने पर उन्हें गाड़ी के लिए समय दिया, पर आने वाला समय पलक के लिए ससुराल में बुरा साबित हुआ। जब पलक शादी होकर घर में पहली बार आई, अपनी सासू माँ का चेहरा देखकर सहम गई। उस दिन तो मेहमानों से घर भरा हुआ था। तब वंदना जी की कुछ सहेलियों ने वंदना जी को छेड़ते हुए कहा, वंदना, तू बहू तो बहुत सुंदर लाई है, पर अपने राज के शान के अनुसार न तो शादी हुई न ही गाड़ी आई। भाई, हमने तो तुझे एक से बढ़कर एक लड़कियां दिखाई थी जिनके साथ गाड़ी भरकर सोना और दहेज आता, पर तेरी किस्मत में ही नहीं लिखा था। और सब हंसने लगी। इतना सुनकर तो वंदना जी और संतोष जी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया, पर वे दोनों चुप रहे। अगले दिन सब मेहमान जा चुके थे। पलक भी पगफेरे की रस्म कर लौट आई थी। अब उसे सामना करना था ऐसे जीवन का जिसकी उसने कल्पना भी न की थी। पलक की आज पहली रात थी शादी की। फूलों, मोमबत्तियों और गुब्बारों से सजा उसका कमरा फ्रेशनर की खुशबू से महक रहा था। वहीं राज के इंतजार में बैठी पलक की धड़कनें तेजी से दौड़ रही थी। ख्यालों की दुनिया बुनते बुनते न जाने कब उसे गहरी नींद आ गई। रात को 1 बजे एक ठंडे स्पर्श से घबरा कर उठी। देखा तो राज था। राज, तुम इतनी देर हो गई इंतजार करते हुए, न जाने कब आंख लग गई, कहाँ थे तुम? आंख मलते हुए पलक बोली, यार, पहले तो मैं मॉम, डैड, बुआ, दादी, माँ, चाचा, चाची के साथ बैठा था। फिर आ ही रहा था तो मेरे फ्रेंड्स आ गए। उनसे गपशप करते न जाने कब इतनी रात हुई, पता ही नहीं चला। राज, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? यार, मैं तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं मानूंगा, बोलो। न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है मुझे इस घर में कोई पसंद नहीं करता। मुझे मम्मी जी भी उखड़ी उखड़ी सी लगती है। क्या सच में ऐसा है राज? तुम ना बहुत ज़्यादा सोचती हो। अगर वे तुम्हें पसंद नहीं करती तो अपनी बहू बनाकर घर में क्यों लाती? सब तुमको पसंद करते हैं। अभी दादी माँ, चाचा, चाची, बुआ सब तुम्हारी तारीफ कर रहे थे, और मम्मी जी वो नहीं कर रही थी तारीफ। पलक, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू यार? कुछ कहा क्या मम्मी ने तुम्हें? कहा तो कुछ भी नहीं, लेकिन मुझे उनका बिहेवियर कुछ अजीब सा लगा। फिर आज उनकी सहेलियों ने भी बहुत कुछ सुनाया था, और गाड़ी भी तो नहीं दी पापा ने। इनफ पलक, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। उनकी सहेलियों की तो आदत है उनसे यूं ही मजाक करने की। तुम उनके मजाक को सीरियसली ले रही हो। उनका वो मतलब नहीं था। रही बात गाड़ी की, तो तुम्हारे पापा ने बोला है ना, वो 6 महीने में दे देंगे। मॉम डैड इतने भी लालची नहीं हैं, वे एक बार में मान गए। राज, अगर ये शादी बिना दहेज के होती तो पापा बहुत खुश रहते। न जाने कैसे उन्होंने रुपयों का जुगाड़ कर मेरी खुशी के लिए ये शादी की है। तो क्या तुम्हारे पापा खुश नहीं हैं हमारी शादी से? राज, मेरा वो मतलब नहीं था। अब उनको चिंता है कर्ज चुकाने की, सब भाई बहनों की पढ़ाई लिखाई की। पलक, ये शादी बिना दहेज नहीं हो सकती थी। हमारे खानदान की परंपरा है ये। हम लड़की वालों से अगर 2 गुना लेंगे तो हमारी बेटियों को 4 गुना देंगे। हमारी खानदान की यही परंपरा है। चलो पलक, अब सोते हैं। मैं बहुत थक गया हूँ और आंखों में नींद भरी है।
2 मिनट भी अगर बैठा रहा तो बैठे बैठे ही सो जाऊंगा। गुड नाइट स्वीटहार्ट। इतना कहकर राज चादर तानकर सो गया। पलक समझ नहीं पाई राज इस तरह क्यों बिहेव कर रहा है। कल तक तो जो दहेज मांगने पर अपने माँ पापा से इतना अपसेट था, आज वो दहेज के इतने पक्ष में क्यों हो गया। शादी से पहले तो वो मेरे पापा के साथ सहानुभूति दिखा रहा था, आज इतना कैसे बदल गया, जैसे मेरे पापा से उसे मतलब ही ना हो। उसे तो आज पहली रात से भी मतलब नहीं। आज की रात तो नवविवाहिता जोड़ा के लिए स्पेशल होती है। उसे भी अपने घर वाले और दोस्तों के साथ बिताकर आया है। मेरी कोई परवाह ही नहीं इसे। एक दिन में बदल गया सोचते हुए उसकी आंखें डबडबा कर बहने लगी। कब आंखें लग गई पता ही नहीं चला। सुबह के 6 बज गए। पलक की आंख खुली ही नहीं। अपने घर या हॉस्टल में तो 9 बजे उठा करती थी। आदत ही नहीं थी इतनी जल्दी उठने की उसे। उनके रूम का दरवाज़ा बजाया राज की मम्मी ने। राज उठो ना, देखो कौन दरवाजे पर है, कौन इतनी सुबह सुबह नॉक कर रहा है इतनी जोर से। पलक नींद में राज को बोल रही थी। पलक पलक। राज, अरे सुबह के 6 बज चुके हैं, सूरज सिर पर आ गया है, उठना है या नहीं। ये मायका नहीं ससुराल है तुम्हारा, घोड़े बेचकर सोई हो क्या। सासू माँ की कड़क आवाज़ सुनकर पलक हड़बड़ा कर उठी। कपड़े ठीक करते हुए दरवाजे की ओर लपकी। सॉरी मम्मी जी, ये आदत नहीं थी ना इतनी सुबह उठने की, इसलिए आँख ही नहीं खुली। ठीक है, नहा धोकर आ जाओ, आज तुम्हारी पहली रसोई है। सबके पैर छूकर रसोई में घुसना। नाक भौं सिकोड़ते हुए वंदना जी वहाँ से चली गई। पलक की आंखों में गहरी नींद भरी थी। दरवाजे से माथा लगाए आंख बंद कर वहीं खड़ी हो गई। उसे अपने घर की याद आ रही थी, जहाँ सुबह सुबह उसकी मम्मी प्यार से दूध का गिलास लिए उसे जगाती थी और वो उसे 9 बजे उठकर पीती थी। सब कुछ बदल गया अब। माँ को याद कर पलक रोने लगी, पर गले लगाकर कोई चुप करवाने वाला नहीं था। बाथरूम जाने के लिए कपड़े निकालने लगी। आज पहली रसोई थी, क्या बनाए क्या न बनाए, इसी उधेड़-बुन में कपड़े निकालते हुए पलक आराम से सोते हुए राज की ओर देखने लगी। कुछ सोचने लगी, कितनी आराम की होती है ये लड़कों की जिंदगी। ना कोई चिंता ना फिक्र, पूरी जिंदगी उन्हें माँ पापा का प्यार मिलता है। शादी के बाद भी उन्हें अपना घर छोड़कर जाना नहीं पड़ता। ना सास ससुर के ताने और ना दहेज की चिंता। बस अपने हिसाब से जीते हैं जिंदगी। सोच के दरिया से बाहर निकलकर उसे याद आया वह लेट हो रही है। जल्दी से वह बाथरूम की ओर भागी। आधे घंटे में बाहर आई। आज उसने चटक लाल रंग की साड़ी पहनी थी, जो उसके दूधिया सफ़ेद रंग पर फीकी पड़ रही थी। लाल लिपस्टिक और गालों पर लाली लगाए वह एकदम हूर की परी लग रही थी। गीले बालों में उसने सिर्फ कंघी कर ली। खुद में ही इठलाती हुई अपने आप को निहार रही थी। जल्दी से उसने अपना स्मार्टफोन उठाया और 3-4 फोटो ली। बाहर जाने से पहले यह चाहती थी कि उसका श्रृंगार उसका पति राज देखे। ये सोचकर उसने राज को शरारत से उठाया। मिस्टर राज जी, देखिए तो मैं कैसी लग रही हूँ, जरा तारीफ तो कर दीजिए मेरी। शरारती अंदाज से पलक राज के पास बैठ गई। पलक, व्हाट इज दिस यार, इतनी सुबह सुबह उठाकर कोई तारीफ करवाता है क्या अपनी। रात को लेट से सोया हूँ, इतनी भी फिक्र नहीं है तुम्हें, सोने दो मुझे। पलक नाराज होकर चली गई बाहर। हॉल में सास ससुर बुआ चाचा चाची बैठे बातें कर रहे थे। पलक ने अपनी सास के कहे अनुसार सबके पैर छुए। पलक की सास बोली, बहू पहले चाय बनाकर दो सबके लिए। पलक किचन की ओर जाते हुए घबरा रही थी। उसने मुश्किल से 3 या 4 बार चाय बनाई होगी, वो भी 1-2 बार तो बेहद मीठी और 1 बार कड़क। शादी के 1 दिन पहले मम्मी ने सिखाया था चाय बनाना, पहली रसोई के लिए, पर यूँ लग रहा था जैसे एग्ज़ाम से पहले याद किया सिलेबस भूल गई हो। घबराहट में चाय बनाना उसने शुरू किया। अच्छे से चाय, चीनी, दूध, अदरक, इलायची डालकर उसने चाय बना दी। सर्व करते समय उसके हाथ कांप रहे थे। सबको चाय देकर वहीं खड़ी हो गई। चाय का घूंट लेकर सब तारीफों के पुल बांधने लगे, सिवाय उसकी सास के।
चाय पीकर बुआ सास उठी और पहली रसोई और मुंह दिखाई के नेग में सोने के झुमके दिए। चाचा चाची ने सोने के कड़े दिए। ससुर एवं सास ने सोने की चैन नेग के तौर पर दी। ये सब पाकर पलक खुश हो ही रही थी कि उसकी सास ने हाथ में से सब छीनते हुए बोली, बहू इनको तो मैं संभाल कर रखती हूँ, तुम नाश्ता बना लो। पलक की 1 मिनट की खुशी फिर टेंशन और गुस्से में बदल गई। अनमने मन से किचन की ओर पैर रगड़ते हुए गई। 10 मिनट तो यह सोचने में बिताए कि नाश्ते में बनाए क्या। पोहे उसे अच्छी तरह से बनाने आते थे, सो उसने पोहा और दूध बना दिया नाश्ते में। राज भी जाग गया था। सबको नाश्ता करवाकर खुद नाश्ता किया। फ्री होकर जैसे ही बैठी तो उसकी सास ने आदेश दिया, दोपहर का खाना तैयार करो। अजीब झमेले में फंस गई हूँ। कहाँ तो डॉक्टर बनती और नौकर चाकर काम करते और कहाँ गृहिणी बनकर रसोई में चिपकी हुई हूँ। किस्मत पर रोना आ रहा था। मन में बड़बड़ाते हुए खाना बनाने लगी। खाना बनाना स्पेशली उसने शादी के लिए ही सीखा था। खाना बनाते समय राज आया किचन में। पलक राज से नाराज थी, सो उसने राज को इग्नोर करने का नाटक किया। राज ने पलक के गले में बाहें डालते हुए कहा, व्हाट हैपन माई स्वीट हार्ट, नाराज हो बहुत? राज प्लीज लीव मी अलोन, खाना बनाने दो मुझे। अभी मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, लेकिन इतना गुस्सा किस बात का है? राज इरिटेट मत करो, यहाँ से जाओ। अच्छा चलो एक बात तो सुन लो, इस लाल साड़ी में आसमान से उतरी परी लग रही हो और मेरे घर वाले कितने लकी हैं जो परी के हाथ का बना खाना खाएंगे। राज पलक के गालों पर चिकोटी काटते हुए हंस रहा था। ना चाहते हुए भी पलक की हंसी छूट गई। हंसी को दबाते हुए वह इतराते हुए बोली, मुझे मालूम है मस्का क्यों लगा रहे हो। सुबह जो मुझसे बदतमीजी से बात की थी उस गलती को धोने के लिए ही है ना? पलक आई एम रियली वेरी सॉरी यार, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। देखो कान पकड़ लिया। राज कान पकड़ते हुए बोला, छोड़ो कान, तुम पागल हो गए हो क्या? मम्मी जी देख लेगी तो क्या बोलेगी? आते ही बेटे को गुलाम बना लिया और दोनों हंसने लगे। अरे इतनी खूबसूरत बीवी हो किसी की तो गुलाम बनने में हर्ज ही क्या है? राज और पलक हंसने लगे। तभी राज की माँ वंदना जी आ गई। कड़क आवाज में बोली, राज क्या कर रहे हो तुम किचन में? किचन में मर्द का क्या काम? और तुम बहू काम के समय में गप्पे लगा रही हो? बाहर तुम्हारे ससुर बुआ खाने का इंतजार में बैठे हैं। जी मम्मी जी, बस आधे घंटे में बन जाएगा, पलक बोली। राज भी वहाँ से चला गया। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ और सुनो, खाना स्वादिष्ट होना चाहिए, समझी? जी मम्मी जी। खाना बनाने के बाद पलक ने सबको प्रेम पूर्वक सर्व किया। लगभग 2 बजे उसने सारा काम खत्म कर खाना खाया। बुआ, चाचा और चाची सास भी विदा ले रहे थे। तभी चाची सास पलक के पास आई और बोली, देखो पलक बहू, अब तुम इस घर और घर वालों को अच्छे से संभालो। किसी को शिकायत का मौका मत देना। अपने सास ससुर की खूब सेवा करना। और हाँ, अब जो भी है तुम्हारा ही है, तो अपनी सासू माँ को आराम देना। सारा काम अब तुम संभाल लेना, ठीक है ना? जी चाची जी, आप जैसा कहें। सबके जाने के बाद पलक ने मन ही मन सोचा, क्यों एक बहू को ही सारी जिम्मेदारियां समझाई जाती हैं? क्यों उसे कहा जाता है सबको संभालो, सारा काम तुम ही करो? क्या सारी जिम्मेदारी उसी की होती है? परिवार के लिए क्या परिवार की एक बहू के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं? उसे भी खुश रखें, थोड़ी आज़ादी उसे भी मिले। वह अपना घर परिवार, माँ बाप, भाई बहन, सगे संबंधी सबको छोड़कर एक नए परिवार में आई है। उसे ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो वैसा माहौल दें जिससे वह अकेलापन महसूस न करे। सब उसी को हिदायत दे रहे हैं। कोई सास को क्यों नहीं कहता, नई बहू आई है, उसको खुश रखना। थोड़ी जिम्मेदारी तुम भी बांट लेना। उसे माँ बाप का प्यार देना। सच पूछो तो ये दुनिया जालिम है। बस अपने ही नियम कायदे उसूल निर्धारित कर रखे हैं इन्होंने। नई बहू से हर लोग आस लगाए बैठे हैं, पर उसकी इच्छा क्या है कोई नहीं जानना चाहता। तभी राज और उसके सास ससुर आ गए, सबको स्टेशन तक छोड़कर। सब बैठकर बातें करने लगे। पलक को सख्त मनाही थी ससुर के सामने न बोलने की, सो वह एक कोने में चुपचाप बैठी
उनकी बातें सुन रही थी। डोरबेल बजी। पलक के पापा और भाई पलक से मिलने आए थे। उन दोनों को देखकर पलक मानो रेगिस्तान में मुरझाए फूल को मिले पानी सी खिल गई। शाम को वे लोग चले गए। राज ने उदास पलक को देखकर उसका मन बहलाने के लिए उसे छत पर ले गया। वहां दोनों ने खूब हंसी मजाक और बातें की। पलक भी खुश हो गई। अगले दिन उन सबको एक गुड न्यूज़ मिली। राज की जॉब एक नामी हॉस्पिटल में लग गई। वह डॉक्टर बन गया। सब बहुत खुश थे। राज कहता, पलक तुम ही मेरी लकी चार्म हो। तुम्हारे आते ही मैं डॉक्टर बन गया। अब तो पलक की सासू माँ पलक को और भी ज़्यादा टॉर्चर करने लगी। हर रोज जब वे दोनों अकेली होती तो यही सुनाती। लाइन लगी हुई थी मेरे राज के लिए तो। लड़की के साथ साथ भर भर के दहेज दे रहे थे, रुपये पैसे गाड़ी गहने। लेकिन मेरे राज ने तो किस्मत ही फोड़ ली जो गरीब घर से लड़की ले आया। यह सब सुनकर पलक का खून खौल उठता, पर वह ये ताने चुपचाप सहती रही। कभी कभी जब सास ज्यादा ही ताने मारती तो पलक सहन नहीं कर पाती और अपना गुस्सा राज पर उतारती। लेकिन राज अपनी माँ के बारे में कुछ नहीं सुन सकता था। वंदना जी अब पलक के हर काम में ना नुक्स निकालती रहती। उसे हर वक्त ताने देना, जलील करना, राज और संतोष जी से शिकायतें करना और तो और उसके मायके जाने और मायके वालों से मिलना भी बंद कर दिया। कोई भी उसके मायके से मिलने आता उसे साफ कहती, पलक हमारे यहाँ खुश है, बार बार मिलने आने की कोई ज़रूरत नहीं है। बार बार की शिकायतों से राज भी तंग आ चुका था। वह पलक पर गुस्सा करता, नाराज रहने लगा। पलक अब खुद को अकेला महसूस करने लगी थी। सुबह राज और उसके ससुर तो चले जाते थे और अकेली सास के साथ उसे डर लगता था। सास उससे कभी प्यार से बात नहीं करती थी, न उसे कहीं आने जाने देती थी, न किसी से बात करने देती थी। पलक घुट घुट कर रहती थी इस माहौल में। एकदम चिड़चिड़ी सी रहने लगी। अपने सास ससुर से डरी सहमी, उनके इशारों पर नाचने वाली गुड़िया बन गई थी। कहाँ वह चंचल सी, होशियार और डॉक्टर बनने का सपना आंखों में संजोए हुए हर वक्त खिलखिलाने वाली पलक आज एक मोम की गुड़िया बनकर रह गई थी। उसकी सबसे बड़ी गलती राज से शादी करना साबित हुई, जिसके साथ उसने खुशियां नहीं जीवन भर का गम उधार में ले लिया था। और उससे भी बड़ी गलती राज ने की। जिस लड़की को प्यार से अपनी दुल्हन बनाकर लाया, उस लड़की के बार बार कहने पर भी उसकी समस्या पर ध्यान नहीं दिया। उसने यह भी नहीं देखा हर पल खिलखिलाने वाली पलक अब शांत क्यों रहने लगी है। क्या उसे अपने घर और माँ बाप की याद नहीं आती होगी? कभी तो उनसे मिलाने लाए, पर वह सिर्फ अपनी माँ के नक्शे कदम पर ही चलता, चाहे वह गलत ही क्यों न हो। एक दिन राज और संतोष जी तो सुबह ही निकल गए काम पर और सास भी अपनी सहेलियों के साथ घूमने चली गई। पलक घर पर अकेली थी। दरवाजे की घंटी बजी। पलक की बचपन की सहेली और उसके साथ MBBS की हुई उसकी सहेली शोभा घर पर आई। उसे देखकर पलक के शरीर में जान आ गई और पलक शोभा के गले लगकर फपक फपक कर खूब रोई। आज काफी दिनों बाद उसे कोई अपना मिला था जिसके गले लगकर वह रो सकती थी। पलक, व्हाट हैपेंड विथ यू यार? ये क्या हो गया है तुझे? क्या हाल बनाया हुआ है तूने खुद का? आंखों के पास ये काले घेरे, ये बेतरतीब सी साड़ी और ये तेरे शरीर को क्या हो गया? तू इतनी कमजोर और पतली क्यों हो गई? ससुराल में कुछ खाती पीती नहीं हो क्या तुम? कोई दुख या कोई परेशानी है क्या तुझे? शोभा पलक की ये हालत देखकर सकते में आ गई थी। पलक और शोभा बचपन से बहनों की तरह रह रही थी। दोनों एक दूसरे की बहुत केयर करती थी। पलक, तू वही कॉलेज वाली मिस ब्यूटी खिताब जीतने वाली पलक है ना? कोई तुझे देखेगा तो पहचान नहीं पाएगा। तुझे हुआ क्या है? तू बता तो सही। और ये तू क्यों रोए जा रही है जब से मैं आई हूँ? पलक लगातार रोए जा रही थी। रोते हुए बोली, तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय पानी लेकर आती हूँ। नहीं, तू पहले ये बता, राज और तेरे सास ससुर तुझे मारते हैं क्या? देख, अगर ऐसा है तो तू साफ साफ मुझे बता। उस राज को तो मैं देख लूंगी। तूने लव मैरिज की थी ना उससे?
शादी से पहले बड़ा बनता था और अब मेरी फूल सी बच्ची का क्या हाल बना दिया। तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय पानी लेकर आती हूँ और शांति से बैठकर बात करेंगे। नहीं, तू बैठ, तू थकी हुई लग रही है, मैं दोनों के लिए कॉफ़ी लेकर आती हूँ, कहती हुई शोभा किचन की ओर चली गई। शोभा किचन से खुद के लिए और पलक के लिए चाय बनाकर लाई। दोनों ने पहले आराम से चाय पी। फिर शोभा बोली, अब बता पलक, क्या हुआ है तेरे साथ? तू शारीरिक और मानसिक रूप से इतनी कैसे कमज़ोर हो गई? रोती हुई पलक ने बताया कैसे उसके ससुराल वालों ने उसके पापा से भर भर के दहेज मांगा। पहले ही दिन से उसे मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं उसके सास ससुर। ज़्यादा बात करने पर पाबंदी है। दहेज में पापा गाड़ी नहीं दे पाए थे, बस उसी के लिए रोज सुनाती है मेरी सासू माँ। पापा पहले ही बहुत कर्ज में डूब चुके हैं, गाड़ी का खर्च और नहीं उठा सकते। सास और ससुर कहते हैं कि मेरे पापा ने उनके साथ धोखा किया है। सास कहती है कि मेरे से भी अच्छी लड़कियों के रिश्ते आ रहे थे, पर हमारी किस्मत फूटी थी जो तू आ गई इस घर में। मैंने जी जान झोंक दी सबको खुश रखने के लिए, पर फिर भी बदले में गाली गलौज सुनने को मिलती है। मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई की ताकि मैं एक अच्छी डॉक्टर बन सकूं, पर सास घर से बाहर पैर तक नहीं रखने देती, मेरे घर वालों से मिलने तक नहीं देती। वो तो तू आज अच्छे समय पर आ गई, वरना तुझे मेरी शक्ल तक न देखने देती। मेरा फ़ोन भी ले लिया मेरी सास ने। इन सब में ससुर की भी बराबर की भागीदारी होती है। तू ही बता, इस चार दीवारी में बिना माँ पापा को देखे, बिना मिले, किसी के प्यार के मीठे बोल की भूखी मैं कैसे वो पलक बन जाऊं? खाने तक में उनका आदेश चलता है, मैं क्या खाऊं क्या नहीं। तू ही बता शोभा, मैं क्या करूं? कैसे इस कैद से आज़ाद हो जाऊं? मुझे नहीं रहना यहाँ, मुझे माँ पापा के पास जाना है, उनकी गोद में छुप जाना चाहती हूँ। वो जगह सबसे सुरक्षित है ना। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं मर जाऊंगी एक दिन, कहती हुई पलक जोर जोर से रोने लगी। शोभा पलक के आंसू पोंछते हुए खुद भी रोने लगी। पलक बच्चा, इन सब में तेरा वो पति, वो कुछ नहीं कहता तेरी ये हालत देखकर? पलक गुस्से में मुंह बनाती हुई बोली, उसे मेरी ये हालत दिखेगी तब ना। अपनी माँ के पल्लू से बंधा हुआ है, कुछ भी कहती हूँ तो चिल्लाता है, कहता है क्या कमी है तुझे इस घर में? माँ कितना चाहती है, फिर भी शिकायतें करती रहती हो तुम। मैंने एक दिन कहा कि मैं भी डॉक्टर बनना चाहती हूँ। पापा ने इतने पैसे खर्च किए हैं मुझे डॉक्टर बनाने के लिए, तो बोलता है हमारे घर की बहुएं ये काम नहीं करती, और तेरे पापा के पास इतने ही पैसे हैं तो मुझे गाड़ी क्यों नहीं दे देते ताकि सब खुश रहें। शोभा मेरी ही किस्मत फूटी थी जो ऐसे लड़के से प्यार कर बैठी और उससे शादी की जो सिर्फ पैसे देखता है, लालची है, अपनी माँ की तरह। शादी के बाद वह बिल्कुल ही बदल गया है। ओह माय गॉड, तुझे इतना सब कुछ सहना पड़ता है, और वो ढोंगी राजेश्वर ऐसा निकलेगा, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। प्रिया, नाउ इनफ, तू ये अब नहीं सहेगी, मैं बात करूंगी उस ढोंगी राजेश्वर से। नहीं शोभा, ऐसा करके तू मुझे और मुसीबत में डाल देगी। मेरा कमरे से बाहर निकलना, अकेले रहना बंद हो जाएगा। तू ऐसा कुछ मत करना। तो पलक, तू ये सब कब तक सहेगी? कब तक ऐसा ही चलेगा? तू पढ़ी लिखी है और घरेलू हिंसा क्राइम है। तेरे जैसे पढ़ी लिखी लड़की ऐसे सहेगी तो औरों का क्या होगा? वो सब तो ठीक है शोभा, लेकिन तू ही बता, अगर मैं कंप्लेंट करती हूँ इन सब लोगों के खिलाफ तो कुछ दिन ये लोग जेल में रहेंगे और बाद में पैसों के दम पर छूट जाएंगे, और बाहर आकर इन्होंने मुझसे बदला लिया तो, और अगर तलाक दिया तो कहाँ जाऊंगी मैं? पापा पहले ही कर्ज के बोझ तले दबे हैं मेरी वजह से। आगे उन्हें 2 बेटियों की पढ़ाई और शादी करनी है। एक बेटा है, उसे पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना है, उसकी शादी करनी है, और फिर ऐसे हालात में अगर मैं जाऊंगी उनके पास बोझ बनकर तो वे तो मर ही जाएंगे। और कहाँ जाऊंगी मैं, तू ही बता। मेरी जगह खुद को रख कर देख। जैसा भी है चलने दो, क्या पता कब शांति मिल जाए, कब सब सही हो जाए। मुझे हालात के साथ समझौता करना ही पड़ेगा। गहरी चुप्पी के बाद शोभा बोली, पलक,
तेरी MBBS की डिग्री और बाकी डॉक्यूमेंट्स मुझे ला कर दे। पर तू उनका क्या करेगी शोभा? तू ला तो सही, ज़्यादा सवाल जवाब ना कर। ठीक है, मैं लाती हूँ। ये लो सब डॉक्यूमेंट्स और डिग्री। चल पलक, मैं चलती हूँ। तेरी सास भी आने वाली होगी, मुझे तेरे साथ देखकर बाद में तुझे परेशान करेगी। हाँ शोभा, अब आने ही वाली होंगी। तू आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज बहुत दिनों बाद किसी अपने को देखकर इतना सुकून मिला है, क्या बताऊँ। पलक, तू ये फ़ोन रख और हाँ, इसको छुपा कर रखना, सबकी नज़र से बचा कर। जब भी तू अकेली हो मुझे मैसेज करना, और अपने घर पर भी, जिससे तू सबके टच में रहेगी तो तुझे अच्छा लगेगा, वरना घुट घुट कर तू पागल हो जाएगी। ये फ़ोन तेरे साथ रहेगा तो तू बाहर की दुनिया और सबको देख पाएगी। शोभा, ये तो तेरा मोबाइल है और इतना महंगा मैं कैसे रखूं? अगर घर में किसी ने देख लिया तो शक करेंगे, हो सकता है मुझे मार भी पड़े। ना बाबा ना। शोभा, तू इसे ले जा। पलक, तेरे इसी हरकत की वजह से तेरे साथ ये सब हो रहा है। भोली नहीं, चालाक बन। इस फ़ोन को छुपा कर रखना, और अगर किसी दिन किसी ने देख लिया तो डरना मत। शेरनी बन, अपने हक के लिए लड़ना सीख। तू डर रही है, इसीलिए सब डरा रहे हैं। जवाब देना सीख। उस सास के नाक में दम कर दे, ताकि वो भी तो जाने कि कॉलेज की किस दबंग लड़की से पाला पड़ा है। बहुत सह लिया तूने, अब और नहीं। तू ये मत सोच कि तू कमज़ोर है, तेरा क्या होगा। तू पढ़ी लिखी लड़की है, कहीं भी कमाकर खा सकती है, और राज जैसों की लाइन लग जाएगी तेरे लिए। तू इशारा तो कर एक बार, तेरे लिए अपनी जान लगा दूंगी। अपने आप को पहचान पलक, ऐसे तू दलदल में फंसती जाएगी। एक दिन वो तुझे मार देंगे और राज के लिए कोई और ले आएंगे, फिर क्या होगा तेरे चाहने वाले लोगों का। हिम्मत दिखा पलक। ठीक है शोभा, जैसा तू कहे, तू सही कह रही है। शोभा पलक को जोश में भरकर चली गई। पलक ने भी ठान लिया कि अब वह किसी से नहीं दबेगी, हिम्मत दिखाएगी। शोभा के जाने के बाद पलक उस फ़ोन को साइलेंट मोड पर एक्टिव कर देती है और जल्दी से अपनी ड्रॉअर में छुपा देती है। दरवाजे की घंटी बजी। पलक ने दरवाज़ा खोला। क्या कर रही थी महारानी, जो इतनी देर लगा दी दरवाज़ा खोलने में? टीवी देख रही होगी, तभी इतनी देर लगी दरवाज़ा खोलने में। वंदना जी ने आते ही तानों की बरसात कर दी पलक पर पलक ने ठान लिया था, अब वह चुपचाप बेवजह के ताने नहीं सुनेगी, बल्कि शुरुआत करेगी अभी से ही उसका जवाब देने की। सो अपनी सास के उन तानों का जवाब देते हुए पलक बोली, महारानी हूँ, घर की नौकरानी नहीं हूँ, जो इंतजार में बैठी ही रहूँगी कि कब सासू माँ आए और मैं दरवाज़ा खोलूँ। और अगर इतनी ही परेशानी है तो एक काम क्यों नहीं कर लेती, अपने लिए एक पर्सनल नौकरानी रख लिया करो, जो आपके हर हुक्म का पालन बिना देरी के कर ले। पलक का ये जवाब सुनकर उसकी सास वंदना जी हक्की बक्की रह गई। थोड़ी देर तो वह पलक को ही देखती रही, मन ही मन सोचने लगी कि इसमें अचानक क्या ऐसे हो गया। जो लड़की इतनी ज्यादती सहने के बाद भी चुप रहती थी, आज अचानक इसको क्या हुआ जो ऐसा जवाब दे रही है। क्या बोल रही हो बहू, ये जवाब पे जवाब देना कहाँ से आया तुम्हें? मेरे जाने के बाद कोई आया था क्या यहाँ? मुझे किसी को जवाब देने के लिए किसी की सीख की ज़रूरत नहीं है। कॉलेज में मैं एक दबंग लड़की रह चुकी हूँ, यकीन न आता हो तो अपने बेटे से पूछ लेना। इतने दिन मैं चुप रही, उसका कारण मेरे घर के संस्कार थे। बड़ों का आदर करना, सम्मान करना, बस आपकी इज्जत करने की खातिर मैं चुप रही, सब कुछ सहती रही। पर अब और नहीं, आप न तो सम्मान के लायक हैं और न ही कोई इज्जत के लायक। अब आप देखिएगा जो आपने मेरे साथ किया है वो मैं कैसे सूद समेत वापस करती हूँ आपको। बहू, वंदना जी तिलमिलाते हुए जोर से चीखी। चेहरा और आंखें एकदम लाल हो चुके थे। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, बोल क्या रही हो? जरा भी शर्म और लिहाज बची है क्या तुम में? आने दो, आज संतोष जी को और राज को, वही देख लेंगे क्या करना है तुम्हारा। वंदना जी पलक को हराना चाहती थी। वह सोच रही थी कि राज और संतोष जी के नाम से पलक डर जाएगी और उससे माफ़ी मांगने लगेगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। पलक डरने की बजाय एकदम सहज खड़ी मुस्कुरा रही थी। सासू माँ, चीखिए मत, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है गुस्सा। और
गुस्सा भी मत कीजिए, क्योंकि मैंने जो अभी कहा एकदम सही कहा है। बहुत हुई आपकी तानाशाही। और हाँ, राज और पापा जी के नाम से मुझे डराने की कोशिश मत कीजिए। अब देखेंगे आप अपनी बहू का नया रूप। कहते हुए पलक अपने कमरे में चली गई। वंदना जी अभी भी अवाक खड़ी यही सोच रही थी कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। इस डरी सहमी सी लड़की में इतनी हिम्मत कहाँ से आई। जरूर कुछ तो गड़बड़ है। आने दो आज राज और संतोष जी को, उन दोनों को बताऊंगी, वही निकालेंगे इसकी सारी हिम्मत। वंदना जी किचन में जाकर पानी की बोतल फ्रिज से निकालकर पूरी बोतल एक घूंट में ही पी जाती है। अपने रूम में जाकर लेट जाती हैं, आंखें बंद करती हैं, लेकिन उन्हें वही दृश्य आंखों के सामने नजर आता है। इधर उधर करवटें बदलती रहती हैं। यही सोचती है कि आखिर इतनी हिम्मत कौन दे गया इसे। इधर पलक अपने कमरे में बैठे बहुत खुश हो रही थी कि आज उसमें इतनी हिम्मत आई। काश वो अपने अंदर बैठी इस दबंग पलक को कभी मरने ही नहीं देती, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। खैर, देर आए दुरुस्त आए। थैंक्स टू शोभा। आज जो तुम ना आती तो अपने अंदर की पलक को पहचान ही न पाती। बस वही ज्यादतियाँ सहती रहती। शायद ये सब सहते हुए मर भी जाती। एक दिन अपने माँ बाप से भी न मिल सकती। अब तो मैं वो सब करूँगी जो मैं करना चाहती हूँ, जिस पर इन लोगों ने बेवजह पाबंदी लगाई हुई है। चलो शोभा को मैसेज कर थैंक्स ही बोल देती हूँ। उसे सब बताऊंगी तो वो खुश हो जाएगी। उसने ड्रॉअर से फ़ोन निकाला। देखा तो शोभा के कई कांटेक्ट के फ़ोन कॉल और मैसेज थे। शायद शोभा के पेशेंट थे। शोभा के पास दूसरा फ़ोन भी था जिसके नंबर उसने पब्लिक किया हुआ था। जो फ़ोन वह पलक को दे गई थी वह अत्यंत ही निजी पेशेंट और निजी लोगों को दिया हुआ नंबर था। शोभा स्त्री रोग विशेषज्ञ थी। पलक ने जल्दी से फ़ोन निकाला और आज जो वाकया हुआ उसे पूरा टाइप कर लास्ट में एक वार्म थैंक यू भी लिख दिया। शोभा इस मैसेज को देखेगी तो खुश हो जाएगी। आज उसकी दोस्त कम बहन ने इतनी हिम्मत दिखाई थी। मन ही मन खुश होते हुए वह सोचने लगी कि शाम को जब राज और संतोष जी को मम्मी जी जरूर बताएगी, और वे दोनों तो मम्मी जी के गुलाम हैं। अगर ये दांव उल्टा पड़ गया तो क्या होगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कुछ ऐसा करूंगी कि उन दोनों को लगे कि मम्मी जी झूठ बोल रही हैं। मैं सासू माँ को सबक सिखा कर रहूँगी, चाहे इसके लिए मुझे झूठ ही बोलना क्यों न पड़े। ये भी तो याद रखेंगी कि किस लड़की से उनका पाला पड़ा है। इतने दिन तो वो सिर्फ मुझे ताने दिया करती थी कि उनकी किस्मत फूटी थी जो मैं इस घर में आई, पर अब वो सच में ऐसे सोचेंगी। जो कुछ मैंने सहा अब वो सहेंगी। पलक में एक नया जोश भर चुका था। अब वह बिल्कुल ही बदल गई थी। वही कॉलेज वाली पलक बन गई जो अन्याय के खिलाफ लड़ती थी। सोचते हुए पलक की आंखें लग गई। शाम के 4 बज गए थे। पलक उठी और अपनी सास के लिए चाय बनाकर लाई। उसने देखा उसकी सास अब तक नहीं उठी थी। उसने कमरे के बाहर से ही आवाज़ लगाई, मम्मी जी चाय पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी। काफ़ी देर तक अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई तो पलक खुद ही कमरे में चली गई। सास अभी तक सो रही थी। पलक ने अपनी सास को जगाया और चाय दी। वंदना जी मुंह बनाते हुए कप हाथ में लेती है और पलक वहाँ से चली जाती है। वंदना जी मन ही मन गुस्से में भरी हुई बस घड़ी को देख रही हैं कि कब 7 बजे और संतोष जी और राज घर आए। उन्हें आज बहू की सारी चुगली करनी है। जब वे दोनों पलक को डांट लगाएंगे ना, तब पता चलेगा जवाब देना क्या होता है। इन सब में वंदना जी इतना तो भूल ही गई थी कि शादी के इन 8 महीनों में घर वालों ने पलक को कौन सी खुशी दी। वह लास्ट टाइम कब हंसी थी। कौन सा ऐसा दिन था जो पलक के नाम रहा होगा। कब आखिरी बार उसने अपने माँ बाप को देखा था, या उसने कब बात की थी। सपनों की उड़ान भरने वाली पलक एक अच्छी डॉक्टर बन सकती थी, शायद राज से भी कहीं ज़्यादा शानदार डॉक्टर। उसका यह सपना भी दबा दिया गया था। उसके खाने पीने, कपड़े पहनने, कहाँ जाना है कहाँ नहीं, यहाँ तक कि फ़ोन तक छीन लिया गया। उसके अंदर की चहकती चुलबुली पलक को मारकर एक जिंदा लाश बना दिया गया जो सिर्फ घर वालों के कड़े शासन के अनुसार चलती है। खैर 7 बजने वाले थे। इधर
वंदना जी अधीर हो रही थी। वह बार बार घड़ी और दरवाजे को देख रही थी। उधर पलक बेचैन थी। वह किचन में राज और संतोष जी के पसंद का खाना बनाने में जुटी हुई थी। 7 बजे से पहले वह खाना बनाकर सारा काम खत्म करना चाहती थी, क्योंकि अगर मम्मी जी पापा और राज को भड़का सकती थी, जो उसने न कहा हो वह भी कह देती, और अगर ऐसा हो गया तो वो सफाई भी नहीं दे पाएगी। इसलिए उसने जल्दी से काम खत्म किया, डिनर रेडी करके पूरा किचन साफ किया और बाहर बैठक में आकर बैठ गई, जहां वंदना जी बेचैन सी इधर उधर मंडरा रही थी। पलक को उसे देखकर मन ही मन हंसी आ रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। वंदना जी ने दरवाजा खोला, देखा तो उनके पति संतोष जी और बेटा राज बहुत ही प्रसन्नचित्त हंसते हुए एक साथ घर के अंदर प्रवेश कर रहे थे। आते ही उन्होंने अपना अपना बैग रखा। तभी वंदना जी बोली, अरे क्या बात है, आज आप दोनों बाप बेटे एक साथ, वो भी पूरे आधे घंटे लेट आए हो, और ऐसा क्या हो गया जो इतने खुश नजर आ रहे हो? तभी राज बोला, मॉम पूछिए मत, आज डैड ने मेरे सभी दोस्तों को पिज्ज़ा पार्टी दी है। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया जो तुम्हारे पापा ने पिज्ज़ा पार्टी दिया है? मॉम, आज दो खुशियाँ हमारे घर आई हैं। एक तो ये कि पापा को बिजनेस में कई लाखों का फ़ायदा हुआ है और मुझे प्रमोशन मिल गया मॉम। कहते हुए राज अपनी माँ को गले से लगा लिया और पलक की तरफ बढ़कर उसका माथा चूमते हुए बोला, पलक, तुम्हारे शुभ कदम मेरे घर में पड़ते ही हमारे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई हैं। थैंक्स पलक, कहकर वह फ्रेश होने चला गया और सभी लोग रात का खाना खाने डाइनिंग टेबल पर बैठे तो देखा पलक ने सारा खाना संतोष जी और राज की पसंद का बनाया था। राज बोला, वाह पलक, क्या बात है, आज कुछ है क्या जो तुमने मेरे और डैड के पसंद का खाना बनाया है? पलक ने अपनी आंखें नीचे करके कहा, बस यूं ही मन किया तो बना दिया। राज आज पलक की तारीफ किए बिना नहीं रह पा रहा था, इसलिए उसने उससे कहा, पलक, तुम सच में मेरी अर्धांगिनी हो। उधर मुझे खुशी मिली और मेरे बिना बताए ही तुम्हें इधर पता भी चल गया। सच में तुम्हारा और मेरा दिल का तार जुड़ा है। बेटे के मुंह से बहू की तारीफ सुनकर वंदना जी और भी ज़्यादा जल भुन गई, क्योंकि वह तो पलक के दुर्व्यवहार से पहले ही चिढ़ी हुई थी और बेटे ने अब उनके जले में नमक छिड़क दिया था। उस दिन तो वंदना जी चाह कर भी कुछ नहीं बोल पाई, क्योंकि एक तो राज ने उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया और दूसरी बात, वह अपने बेटे और पति के खुशी के पल में विघ्न डालकर उनका मूड खराब नहीं करना चाहती थी। उन्होंने सोचा कल वह उसके बारे में बात करेंगी, लेकिन दूसरे दिन दोनों बाप बेटे सुबह जल्दी जल्दी अपने अपने काम पर निकल गए। फिर उन्होंने सोचा शाम को वह पलक की सारी सच्चाई बताएंगी, लेकिन दोपहर को ही उनके घर की घंटी बजी। गेट वंदना जी ने ही खोला। देखा तो गेट पर शोभा, राज और उसके कुछ क्लासमेट्स थे। उन्हें देख वंदना जी की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उनके साथ राज भी था। उन्होंने पूछा, क्या हुआ बेटा, इतने सारे लोग तुम्हारे साथ, सब ठीक तो है ना? तभी शोभा बोली, हाँ आंटी जी, सब ठीक है। तब राज बोला, मॉम, हमें अंदर भी आने देंगी या यही सारा सवाल जवाब कर लेंगी? तब उन्होंने सभी को अंदर आने के लिए कहा। राज ने पलक को आवाज़ लगाई। पलक ऊपर से उतरकर नीचे देखा तो उसके कुछ क्लासमेट्स शोभा और राज के साथ थे। उन्हें देखकर वह सरप्राइज्ड रह गई। सभी क्लासमेट्स के हाथों में कुछ न कुछ था। राज और शोभा भी अपने हाथों में गिफ्ट लेकर मुस्कुरा रहे थे। क्या बात है गाइज, आज तो मेरा बर्थडे भी नहीं है, फिर ये गिफ्ट्स किस लिए? क्या बात है, कोई बताएगा मुझे? अरे मैडम जी, हम लोगों को अच्छे से बैठने तो दो। अरे हाँ, बैठो बैठो। पलक ने सबको बैठने के लिए कहा। पलक जैसे ही उनके लिए चाय पानी लेने जा ही रही थी कि शोभा ने उसका हाथ पकड़ा और अपने तरफ खींच लिया और सभी लोग चिल्लाने लगे, कॉन्ग्रेचुलेशंस, और सबने पलक पर फूलों की बरसात कर दी। पलक तो समझ ही नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। वंदना जी भी शोर सुनकर बाहर आ गई, जो गुस्से से अंदर चली गई थी।
उन्होंने राज से बोला, राज ये सब क्या हो रहा है, इतना शोर किस लिए? तभी उसका दोस्त यश बोला, आंटी जी हम सारी बातें बता देंगे, उससे पहले आप कुछ मीठा खाने के लिए लेकर आइए। चाय नाश्ता करते हुए खुशखबरी सुनने और सुनाने का मज़ा 2 गुना हो जाता है। यार यश तू सुधरेगा नहीं, अभी भी तुझे खाना ही दिखता है, पेट देख तेरा कितना बाहर आ चुका है। अशोक ने हंसते हुए बोला, हाँ यार इंसान खाने के लिए ही तो जीता है, खाओ पियो और मज़े करो, क्यों आंटी जी? अरे आप खड़ी क्यों हैं, जाइए ना। हाँ हाँ अभी लाती हूँ, कहकर फीकी हंसी हंसते हुए वंदना जी पलक की तरफ आंखें निकाल रही थी। फिर बोली, चलो बहू कुछ मदद कर दो। आंटी जी पलक को रहने दीजिए ना, और चाय नाश्ते का इंतजाम प्लीज़ आप ही कर दीजिए आज। शोभा ने पलक के दोनों हाथों को पकड़ते हुए कहा। अब तो वंदना जी का गुस्सा 7वें आसमान पर था, पर गुस्से को अंदर दबाए मन ही मन बड़बड़ाती हुई चाय नाश्ता बनाने किचन में चली गई। यार तुम लोग बताते क्यों नहीं, आज क्या खास बात है? न तो आज मेरा जन्मदिन है, न ही शादी की सालगिरह, फिर ये सरप्राइज क्यों? एटलीस्ट राज आप तो बता दीजिए। चाय नाश्ता आने दो, अभी पता चल जाएगा। चाय नाश्ता लेकर वंदना जी आ गई। सब ने इत्मीनान से चाय नाश्ता किया। फिर राज खड़ा हुआ और अपनी कॉलर सीधी करते हुए कहा, सो गाइज ज़्यादा सस्पेंस न रखते हुए मैं राजेश्वर यह बताने जा रहा हूँ कि मिसेस पलक राजेश्वर शर्मा का हमारे शहर के नामी हॉस्पिटल में उनकी डिग्री और अच्छी परफॉर्मेंस की बदौलत सिलेक्शन हो चुका है और उनका इंटरव्यू है 10 दिनों के बाद। बड़े बड़े डॉक्टर उनका इंटरव्यू लेंगे और उनके निर्देशन में ही आप अस्पताल में एज अ डॉक्टर नियुक्त की जाएंगी। व्हाट? आई कांट बिलीव राज। राज मुझे संभालो, मैं बेहोश हो रही हूँ। पलक को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये कैसे संभव हो सकता था। मुझे पीजी किए कितने महीने हो चुके हैं, फिर अब कैसे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यह सब शोभा के कारण ही संभव हुआ है, तुम उसी से पूछो। हाँ पलक डार्लिंग, मेरे पास तेरे सारे डॉक्यूमेंट्स थे और कुछ बड़े डॉक्टरों से मेरी पहचान थी। मैंने उन्हें बताया कि एक होनहार भावी डॉक्टर अपने कैरियर को यूं ही तबाह कर रही है, तो बस उन्होंने तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी दी है। अपना कैरियर बर्बाद मत करो, एक हाउसवाइफ बनकर बाहर निकलो और देखो दुनिया को तुम्हारे जैसे डॉक्टर की बहुत ज़रूरत है। पलक को सब समझा रहे थे, लेकिन वंदना जी मन ही मन सोच रही थी, नहीं ये नहीं हो सकता, मैं इस लड़की को डॉक्टर कभी नहीं बनने दूंगी, वरना ये तो मेरे सिर पर खड़ी होकर तांडव करेगी। तभी पलक की एक सहेली बोली, अरे आंटी जी आप चुप क्यों हैं, आप भी कुछ बोलिए ना, आपकी बहू तो अब डॉक्टर बन गई है, पार्टी तो बनती है ना। वंदना जी बोली, हाँ हाँ बेटा जरूर 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 देंगे पार्टी, और पलक की तरफ खा जाने वाली दृष्टि से देखने लगी। सभी ने पलक को गिफ्ट दिया और वहाँ से चले गए। वंदना जी भी अपने कमरे में चली गई। आज राज और पलक एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। दोनों एक दूसरे से गले मिले। राज बोले, आई लव यू पलक, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशी का दिन है। तुमने आज जो खुशी दी है बयां नहीं कर सकता। अब तुम भी बहुत बड़ी डॉक्टर बन जाओगी, सभी लोग तुम्हारा और मेरा सम्मान करेंगे, कितना रुतबा होगा ना। हाँ राज, लेकिन क्या मम्मी पापा मानेंगे? अरे उन्हें क्या प्रॉब्लम होगी, वे तो और ज़्यादा खुश होंगे, उनकी भी तो इज्जत बढ़ जाएगी ना, कहकर वह अपने अस्पताल चला गया। घर में रह गई वंदना जी और पलक। वंदना जी मन ही मन योजना बनाने लगी कि इस लड़की को कैसे रोका जाए। वहीं पलक अपने ही ख्यालों में गुम सोचने लगी, राज ने आज जो कुछ उसके दोस्तों के सामने किया वह सच बोल रहा था या झूठ, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही तो उसी ने कहा था कि हमारे घर की बहुएं जॉब नहीं करती, और आज ये खुश होने का बहाना कर रहा है। वह ये भी जानती थी कि उसके ससुराल वाले उसे डॉक्टर कभी नहीं बनने देंगे, कोई न कोई शर्त जरूर रखेंगे उसे डॉक्टर बनने से रोकने के लिए। लेकिन अब उसने भी मन में ठान लिया था कि वह किसी के रोकने से रुकने वाली नहीं है, वह अब अपने सम्मान के लिए लड़ेगी। उसने ढेर सारे अरमान फिर से अपने मन में सजा लिए। जब वह डॉक्टर बनेगी सबसे पहले
राज के मम्मी पापा को महंगी सी कार खरीद कर देगी। उसके मम्मी पापा ने पाई पाई जोड़कर उसे पढ़ाया लिखाया, उसकी शादी की। उसमें जितना खर्च लगा वह जितना हो सके अपने माता पिता की भी मदद करेगी और एक सम्मानपूर्वक जीवन जिएगी। उसके मन में जो भी विचार आते वह एक डायरी में रोज ही लिखती रहती, क्योंकि ससुराल में उसके हर सुख दुख का साथी तो उसका डायरी ही था। उसी से वह अपने सारे खुशी और गम शेयर करती और लिख देती थी। उस दिन का भी सारा वाकया उसने उस डायरी में लिखा था। और जैसे ही शाम हुई वह खाना बनाने किचन में गई। उसकी सास वंदना जी ने अपना सातिर दिमाग लगाया। उन्होंने गैस का रेगुलेटर पहले से ही खुला छोड़ दिया था और खुद किटी पार्टी के लिए अपनी सहेली के घर चली गई। अब पलक ने जैसे ही दाल चढ़ाने के लिए गैस की बटन चालू करके लाइटर चलाया, आग पूरे किचन में लग गई। पलक का चेहरा और कपड़े में भी आग लग गई। उसी समय राज का फोन आया। पलक उसी हालत में फोन उठाने दौड़ी। जैसे ही उसने फोन उठाया और हेलो राजेश्वर, आग, इतना ही कहा, वह धड़ाम से वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। राज ने आग का नाम सुना और पलक के आवाज में घबराहट थी, तो वह, हेलो पलक, क्या हुआ? पलक, मैं आ रहा हूँ। पलक, तुम्हें क्या हुआ? पलक, तुम ठीक तो हो ना? कहता हुआ राज ने अपनी गाड़ी निकाली और आनन फानन में अस्पताल से निकलकर अपने घर पहुंच गया। उस बीच उसने अपनी माँ को, पापा को, पास पड़ोस वाले सभी को फ़ोन लगाया, लेकिन किसी को भी फ़ोन नहीं लगा। वह जब घर पहुंचा तब तक वंदना जी को भी किसी ने खबर दे दी थी कि उनके घर में आग लग गई है। वह भी दौड़ी भागी आई। राज ने पलक पलक कहते हुए घर के अंदर कदम रखा तो देखा घर के अंदर आग लग चुकी थी। पलक भी बेहोश होकर धूं धूं करके जल रही थी। उसके पहले राज ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को भी फ़ोन कर दिया था। थोड़ी ही देर में फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ गई और आग को बुझा दिया गया। इसलिए पलक और राज का कमरा ऊपर होने की वजह से उसमें आग नहीं लगी थी। तब तक पुलिस भी वहां आ गई। पुलिस ने किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया। वंदना जी मन ही मन खुश हो रही थी कि चलो इस भिखमंगे की लड़की से तो छुटकारा मिला और हम पर इल्ज़ाम भी नहीं लगेगा कि हमने ही बहू को मारा है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि पलक ने उनका सारा काला चिट्ठा लिख दिया है। वह भी नकली आंसू बहाने लगी और रोते हुए कहती जाती, अरे मेरी बहू तो बहुत अच्छी थी, ना जाने क्या कर रही थी घर में, जो इतना बड़ा हादसा हो गया, जबकि हम लोग तो घर पर कोई भी नहीं थे। पता नहीं क्या कर रही थी मेरी बच्ची। सभी देखने वाले वंदना जी के प्रति सहानुभूति जतला रहे थे कि कितनी अच्छी सास है जो अपनी बहू के लिए इतनी दुखी हो रही है। लेकिन उसकी असली सच्चाई तो तब पता चली जब पुलिस ने उनके घर के एक एक चीज़ों को अच्छी तरह से जायजा लिया कि घर में आग लगने का कारण क्या हो सकता है, क्योंकि गैस का सिलेंडर भी ब्लास्ट नहीं हुआ था। जब उनके हाथ पलक की डायरी लगी, उसमें पलक ने एक एक वाकया लिखा था जो उसके सास ससुर और पति ने उसके साथ किया था। जब पुलिस वालों ने उसकी डायरी पढ़ी तो कई बार रोए। उसके माँ बाप ने पढ़ा तो उनका भी रो रो कर बुरा हाल था और उन्होंने उनके खिलाफ केस कर दिया। जब केस कोर्ट तक गया और जज साहब ने उनकी डायरी पढ़कर पूरे कोर्ट में सुनाई, तो ऐसा कौन सा पत्थरदिल इंसान होगा जिसकी आंखों से आंसू नहीं गिरे होंगे। यहाँ तक कि राज तो फूट फूट कर रोने लगा। वह अपनी सफाई में जज साहब से कहने लगा, सर, मुझे इस बात की भनक ही नहीं थी, पलक के साथ इतना अन्याय हो रहा है। उसने जब ऐसा कहा तो जज साहब बोले, बेटा, फिर तो तुम्हारे माँ बाप गुनहगार की श्रेणी में आते हैं और तुम महागुनहगार की श्रेणी में आते हो, क्योंकि तुम अपनी अर्धांगिनी अर्थात आधा अंग को ही नहीं पहचान पाए, उसकी तकलीफ को महसूस ही नहीं कर पाए। कैसे डॉक्टर हो तुम? तुम तो डॉक्टर क्या, इंसान कहने लायक भी नहीं हो, इसलिए तुम्हारे ऊपर डबल चार्ज लगाए जाते हैं, कहकर जज साहब ने उसके माँ बाप को दहेज प्रथा और बहू के मर्डर के केस में आजीवन कारावास और उनके बेटे को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अब पलक के सास ससुर और पति तीनों ही जेल की हवा खा रहे हैं।
अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि काश उन्होंने अपनी बहू को दहेज के लिए न सताया होता, काश उसकी और उसके पिता की मजबूरी को समझे होते। जेल की परेशानी झेलते हुए वंदना जी को अपनी सास की कही हुई बात याद आ रही थी। उन्होंने मरते समय कहा था, कर्म फल भोगने पड़ते हैं बहू, इतना लालच करना ठीक नहीं है। जिस तरह से तुमने मुझसे मेरे सारे गहने जेवर चुपके से हड़प लिया और एक ही बार में अमीर बन गई, एक दिन यही अमीरी का घमंड तुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगा। तो आज उनकी कही बात सच साबित हुई, क्योंकि वंदना जी की जो सहेलियां किटी पार्टी में उन पर जान छिड़कती थी, वे एक बार भी उनसे मिलने नहीं गई और आपस में बातें करती हैं कि वंदना जैसी लालची औरत कभी नहीं देखी। वह औरत दोस्ती करने लायक नहीं है। उसके घर में क्या कमी थी जो दहेज के लिए बहू को परेशान करती थी। जितने लोग उतनी बातें उनके खिलाफ होने लगी। तो दोस्तों, कब तक चलेगा ये दहेज रूपी दानव का अत्याचार? आजकल तो जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे लोग जागरूक होने की बजाय और भी ज़्यादा बढ़ चढ़कर दहेज की मांग करते हैं और मजबूरन बेटी के माँ बाप को देना पड़ता है, और नहीं दिए तो बेचारी मासूम बेटियों को उनके ससुराल वालों का अत्याचार सहना पड़ता है। जब तक समाज के सारे लोग एकता के साथ जुटकर इसका विरोध नहीं करेंगे, यह दहेज रूपी दैत्य अपना विकराल रूप बढ़ाता ही जाएगा। इसलिए सभी लोग आगे आएं और इसे रोकने की कोशिश करें। आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज की यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी और यह कहानी आप कहां कहां से सुन और पढ़ रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।